स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपका। आज हम बात करने वाले हैं सीटेट के लिए एनवायरनमेंट से पूछे जाने वाले 40 प्लस मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की। इससे पहले की वीडियो में हम लोग 40 क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके थे। आज हम आगे के 40 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जिसमें कि खेल, मित्र, परिवार इनको शामिल किया गया है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है खेल कूद से कौन सा लाभ नहीं होता है। क्या लाभ जो है वो खेल कूद से नहीं होता है, ध्यान से पढ़िएगा। तो कह रहा है, देखिए सबसे पहली बात है मांसपेशियां मजबूत होती हैं। बिल्कुल सही बात है, खेल से मांसपेशियां मजबूत होती हैं। रक्त संचार बिगड़ जाता है, क्या ये सही बात है? रक्त संचार बिगड़ता नहीं, अच्छा होता है, यही बात गलत है। और ये क्या पूछ रहा था, कौन सा लाभ नहीं होता? ठीक है, तो यही लाभ नहीं होता भाई। कोई रक्त संचार बिगड़ता है? नहीं बिगड़ता ना। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, बिल्कुल सही बात है। मानसिक विकास होता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन नंबर बी है, जो कि रक्त संचार बिगड़ने की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है किसी खिलाड़ी की योग्यता की पहचान किससे होती है? कोई खिलाड़ी है, उसकी योग्यता आप किससे, योग्यता से लगाएंगे, उसकी आर्थिक स्थिति से लगाएंगे, जाति से लगाएंगे, या उसकी लगन और मेहनत से लगाएंगे? बिल्कुल सही बात है, लगन और मेहनत। अगर किसी भी व्यक्ति के अंदर योग्यता है किसी भी चीज़ के प्रति, तो वो उसके अंदर क्या होगा, उसकी मेहनत और क्या होगा, लगन जो है वो जरूर होगी उसके प्रति, जिस चीज़ के लिए है, खेल के लिए है, पढ़ने के प्रति है। ठीक, तो लगन उसकी जो होती है वो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला देखेंगे, निम्न में से कौन बच्चों के खेल हैं? इनमें से कौन कौन से बच्चों के खेल हैं? भाई देखो, अंताक्षरी बच्चे खेलते हैं, छुपन छुपाई बच्चे खेलते हैं, पौधों की परी भी बच्चे खेलते हैं। इनमें से सभी बच्चों के ही खेल हैं। अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 44 की बात करें, कबड्डी की टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो कबड्डी की टीम में खिलाड़ी भैया होते हैं 7, याद रखेंगे। यहाँ पर कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। ठीक, कबड्डी की टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं, यहाँ पर कोई भी ऑप्शन सही दिया ही नहीं है। ठीक है, फिलहाल तो सही कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। और 11 खिलाड़ियों की अगर हम बात करें तो 11 खिलाड़ी होते हैं, क्रिकेट में होते हैं, हॉकी में होते हैं, और फुटबॉल के अंदर 11 खिलाड़ी होते हैं। इन 3 खेलों में 11-11 खिलाड़ी रहते हैं, फुटबॉल, हॉकी एंड क्रिकेट में। बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होते हैं, बेसबॉल में। एक नेट बॉल होता है, नेट बॉल में भी 7 ही खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, और 7 वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं, वॉलीबॉल में पूछे जाए तो 6 खिलाड़ी होंगे। ठीक है, इतनी चीज़ को याद रखेंगे। जिम्नास्टिक में अगर पूछे जाए तो कितने होंगे, 8 खिलाड़ी होंगे। ठीक, याद रखेंगे। यहाँ पर फिलहाल तो ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो 7 खिलाड़ी होते हैं कबड्डी की टीम में, लिख लीजिएगा, सही कर लीजिएगा। अगला देखिएगा, निम्न में से कौन स्थानीय खेल नहीं है? कौन सा स्थानीय खेल नहीं है? तो देखिए, कबड्डी जो है हमारा स्थानीय खेल नहीं है। ठीक है, कबड्डी जो है वो स्थानीय खेल नहीं है। ठीक है, कबड्डी बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है, याद रखेंगे। चलिए देखते हैं अगला। शैवाल और कवक परस्पर संयोग से क्या बनाते हैं? शैवाल और कवक जब एक साथ रहते हैं, ठीक, तो इनसे एक संतान उत्पन्न होती है, जिसको हम लाइकेन कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइकेन कहते हैं। तो लाइकेन सही है। सहजीवी होता है, किसके किसके से उत्पन्न होता है? शैवाल और कवक से। ठीक है, शैवाल को, कवक को हम लोग जो है पढ़ भी चुके हैं। ठीक है, देख लीजिएगा, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। चलिएगा, अगला क्वेश्चन देखते हैं 47। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है फाइकस में परागण किसके द्वारा होता है? तो फाइकस में जो परागण है वो होता है कीटों के द्वारा। ठीक, परागण का मतलब जो होता है, देखिए पुष्प जो होता है, पुष्प में 2 भाग होते हैं। एक होता है पुंकेसर, ठीक, पुंकेसर, और एक स्त्री केसर। पुंकेसर में पराग कण पाए जाते हैं। ये पराग कण स्त्री केसर के अंडाशय तक पहुंचते हैं, वो किसके द्वारा? कीटों के द्वारा पहुंचते हैं। ठीक, इसीलिए इसको कहते हैं परागण। ठीक है, यानी पुंकेसर के जो पराग होते हैं वो स्त्री केसर के अंडाशय तक पहुंचने की क्रिया परागण कहलाती है। ठीक है, कीटों से होता है। अगला देखिएगा, मनुष्य का कौन सा अंग अवशेषीय अंग होता है?
कौन सा अंग अवशेषी अंग है? तो देखिए 48, क्वेश्चन नंबर 48 में कर्ण पल्लव की जो पेशियां होती हैं, कर्ण पल्लव की जो पेशियां मतलब हमारे कान जो है, कान में बाहर के जो लगे हुए हैं उनमें जो पेशी होती है, ठीक, वो क्या होती है? अवशेषी अंग है। ठीक, अगला देखिए स्तनधारियों, स्तनधारियों में कौन सा अंग श्वसन में सहायक नहीं होता? मतलब हम लोग हैं, स्तनधारी के अंदर आते हैं, तो हमारे शरीर का कौन सा भाग, इनमें से कौन सा भाग श्वसन में सहायक नहीं होता है? तो देखिए पसलियाँ, पसलियाँ श्वसन में सहायक होती हैं, बिल्कुल सही बात है। डायफ्राम जानते हैं? पसलियों के नीचे हमारे हृदय और फेफड़े को जो रोक कर रखता है वो डायफ्राम कहलाता है। ठीक है। लेरिक्स, लेरिक्स का मतलब होता है जो हमारे जो गला है उस गले में एक होता है जिसको हम स्वर यंत्र भी कहते हैं वो। तो ये सभी तीनों चीज़ें क्या करती हैं? श्वसन में सहायक होती हैं। उदर पेशियाँ मतलब पेट की जो पेशियाँ हैं जिनको हम एब्स कहते हैं, ठीक है, आजकल देखते हैं एब्स का बड़ा चलन चल रहा है, तो वो जो है वो हमारे श्वसन में सहायक नहीं होता है। ठीक है, अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है प्रोथ्रोम्बिन कहाँ से रक्त के स्कंदन के लिए प्राप्त होता है? प्रोथ्रोम्बिन जो है वो रक्त के स्कंदन के लिए किससे प्राप्त होता है? प्लेटलेट्स से प्राप्त होता है। आपने सुना होगा प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, खूब सुना होगा, ठीक, और आजकल तो खूब सुनते हैं, क्योंकि क्या होता है? डेंगू सुना होगा आपने, एक डेंगू जो बीमारी होती है मच्छर के काटने से होती है। एजिड इजिप्ट मच्छर जब काटता है तो डेंगू मच्छर होता है। ठीक है, डेंगू जब किसी को हो जाता है तो उसके जो रक्त होता है, रक्त में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। प्लेटलेट्स की जब कमी हो जाती है तो रक्त जो है ब्लड फ्लो करने लगता है ओपन अंगों से, जैसे नाक है या फिर हमारे मसूड़े हैं वहाँ से। ठीक, तो रक्त को जमाने का काम करता है प्लेटलेट्स। ठीक है, चलिए, वहीं से प्रोथ्रोम्बिन भी मिलता है। आंट अमीबा हिस्टोलिका से होने वाला रोग, आंट अमीबा हिस्टोलिका से कौन सा रोग हो जाता है? देखिएगा पेचिश हो जाती है। आंट अमीबा हिस्टोलिका एक परजीवी है और ये हमारी बड़ी आंत में आ जाता है, जिससे कि पेचिश नामक रोग हो जाता है। मलेरिया भी परजीवी से होने वाला रोग है। मलेरिया जो होता है वो परजीवी से हो जाता है, और मलेरिया जो होता है वो प्लाज्मोडियम नामक एक परजीवी होता है जिसके कारण हो जाता है। मादा एनाफिलीज मच्छर जब काटता है तब ये हो जाता है। ठीक है, और बात करें किस अंग को प्रभावित करती है, तो याद रखेंगे आरबीसी और तिल्ली को प्रभावित करता है मलेरिया। टाइफाइड, ठीक है, टाइफाइड जो होता है वो बुखार, एक मियादी बुखार जिसको बोलते हैं, वो होता है। ठीक, तो टाइफाइड फीवर और ये बुखार जो होता है वो जीवाणु से होता है। अगर हम बात करें कौन सा जीवाणु होता है, तो टाइफाइड के लिए होता है साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी नामक एक जीवाणु होता है जिसके कारण हमें रोग हो जाता है टाइफाइड का। पीलिया रोग की अगर हम बात करें तो पीलिया रोग जो है वो हमारे शरीर के लीवर को प्रभावित करता है, जिसको हम यकृत कहते हैं, और इसमें क्या हो जाता है? लीवर प्रभावित होता है। हमारे ब्लड से बिलिरुबिन नहीं निकाल पाता लीवर, जिससे कि वो हमारे पूरे शरीर में फैल जाता है और हमें पीलिया रोग हो जाता है। ठीक है, हेपेटाइटिस एक बीमारी है, उसको भी लगभग इसी टाइप से होता है, ये एक विषाणु होता है। ठीक है, हेपेटाइटिस जो एक विषाणु होता है जिसके कारण ये वायरस ये रोग हो जाता है। चलिए अगला देखते हैं, स्तनधारियों के कशेरुक में निम्न में से किस प्रकार के सेंट्रम पाए जाते हैं? तो स्तनधारियों के कशेरुक, जो कशेरुकाएँ होती हैं उनमें किस प्रकार के सेंट्रम पाए जाते हैं? तो उसमें उभय पट्टित सेंट्रम पाए जाते हैं। ठीक है,
उभयपट्टित सेंट्रम पाए जाते हैं स्तनधारियों में। अगला देखिएगा, प्रकाश की अनुपस्थिति में क्या बढ़ता है? तो प्रकाश की जब अनुपस्थिति होती, प्रकाश नहीं मिलता है, तो पर्णफलक का विस्तारण हो जाता है। अधिकांश कीट किस प्रकार श्वसन करते हैं? तो देखिएगा, अधिकांश जो कीट होते हैं वो ट्रैकिया प्रणाली से श्वसन करते हैं। ये एक बहुत ही अलग टाइप की श्वसन प्रणाली होती है जो अधिकांश कीटों में पाई जाती है। ट्रैकिया प्रणाली क्या होती है? ट्रैकिया प्रणाली में जो जीव होता है, उस जीव के शरीर में छोटी छोटी नलिकाएं होती हैं जो वायु से ऑक्सीजन को लेकर और शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचा देती हैं। ये ट्रैकिया प्रणाली होती है। त्वचा से जब कोई करता है, तो त्वचा से कौन करता है श्वसन? जैसे मेढक त्वचा से श्वसन करने में जो है कर सकता है। गलफड़ों से जैसे मछली करती है, ठीक है। फेफड़े से हम लोग करते हैं, मनुष्य फेफड़े से करता है, कुत्ता बिल्ली ये सब फेफड़े से करते हैं। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन एक अगुहिक तंतु है? तो प्लेटीहेल्मिन्थिस जो है ये एक अगुहिक जंतु है, ठीक है। इसका जो शरीर है वो अगुहिक है, ठीक है। अगला देखिएगा, इनमें से कौन सी वास्तविक मीन नहीं है, वास्तविक मछली नहीं है? तो याद रखेंगे, रजत मछली जो है वो इनमें से वास्तविक मछली नहीं है, ठीक है, वास्तविक मछली नहीं है। अगला देखिएगा, कैलेमाइन किस धातु का अयस्क है? कैलेमाइन जिंक का अयस्क है, ठीक है, जिंक का। इसका शुद्ध जो प्रतीक होता है वो Zn होता है। मैग्नीशियम का प्रतीक अगर बात करें तो Mg होता है, कैपिटल M स्मॉल g। कॉपर की बात करें तो Cu होता है, ठीक है, कॉपर पाइराइट, ठीक। इसका अयस्क होता है आयरन, आयरन पाइराइट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। और हेमेटाइट आयरन का सबसे मुख्य अयस्क होता है, और आयरन को Fe से लिखा जाता है, प्रतीक होता है। अगला देखिएगा, अगला है, किसमें पर्णाव पर्व होता है? किसमें पर्णाव पर्व होता है? इनमें से किसमें पर्णाव पर्व पाया जाता है? तो एस्परेगस में पर्णाव पर्व पाया जाता है। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, रुधिर संवहन जो कोशिकाओं से आरंभ होकर कोशिकाओं में समाप्त हो जाता है वो क्या कहलाता है? जो रुधिर संवहन कोशिकाओं से स्टार्ट होगा और कोशिकाओं में ही समाप्त हो जाएगा वो कहलाएगा निवाहिका संवहन, ठीक है, निवाहिका संवहन कहलाएगा। अगला देखिएगा, अगला है, जलीय तथा कीटभक्षी पौधा कौन सा है? तो जलीय और कीटभक्षी अगर पौधे की बात करें तो डायोनिया नामक एक पौधा होता है, वो जल में रहता है और जल में जो कीट होते हैं उनको पकड़कर खा लेता है। अगला देखिएगा, नारियल के रेशे किस भाग में पाए जाते हैं? अब नारियल देखा है, नारियल के रेशे ये ना समझिएगा जो ऊपर उसके लगा होता है जूट जैसा वो, ठीक है। नारियल को जो हम लोग खाते हैं, ठीक, तो जो भाग खाया जाता है उसको जो हम दांत से काटते हैं तो आपने देखा होगा उसमें छोटे छोटे रेशे जैसे निकलते हैं। तो मध्य फल भित्ति में क्या होता है? रेशे पाए जाते हैं नारियल के अंदर, ठीक है, याद रखेंगे। अगला देखिएगा, कौन सा ऊतक शरीर के विभिन्न भागों में फैला होता है तथा शरीर के विभिन्न भागों को बनाने का काम करता है, ठीक है। तो याद रखेंगे, जो पेशीय ऊतक होता है वो शरीर के विभिन्न भागों में फैला रहता है और शरीर के विभिन्न भागों को बनाने का काम भी करता है, पेशीय ऊतक, ठीक है। संयोजी ऊतक जोड़ता है, संयोजी ऊतक कौन सा? जैसे ब्लड संयोजी ऊतक है। तंत्रिका ऊतक तंत्रिका तंत्र को बनाता है। एपिथेलियमी ऊतक, एपिथेलियमी ऊतक जो होता है वो एक विशेष टाइप का ऊतक होता है। जब ऊतक की डिस्कस करेंगे तो इन सभी ऊतकों की हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है,
एक एपिथेलियमी ऊतक जिसका पतला चिपटी कोशिकाएं एक दूसरे के किनारे से ऐसे जुड़ी होती हैं मानो आपस में सटे हुए टाइल्स से लगी हों, ठीक, पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? आमाशय का भीतरी स्तर, अंडाशय का बाहरी सतह, गालों का भीतरी स्तर, फेलोपियन नलिका का भीतरी भाग। ठीक है, तो जो टिश्यूज होते हैं एपिथेलियमी ऊतक जो होते हैं वो एक दूसरे से सटे हुए लगे रहते हैं। ठीक, और किस तरीके से लगे रहते हैं? जो हमारे गाल होते हैं, गालों का भीतरी स्तर जो होता है, ठीक है, वहाँ पर लगे रहते हैं एपिथेलियमी ऊतक। अगला देखिएगा, एक ऊतक जिसकी जीवित कोशिकाएं सक्रिय बढ़ने वाले अंगों की आंतरिक ऊतकों को बनाती हैं और जिनकी कोशिका भित्तियों के कोनों पर सेलुलोज और लिग्निन रहित स्थूलन होते हैं। ठीक, जो ऊतक होता है जीवित कोशिकाओं को सक्रिय रहने वाले अंग जो होते बढ़ते रहते हैं वो क्या कहलाते हैं? उनको हम दृढ़ ऊतक कहते हैं, दृढ़ोतक कहते हैं, वो दृढ़ोतक कहलाते हैं। ठीक है, ये बढ़ने का कार्य करते हैं। एक व्यक्ति के लाल रुधिर कणिकाओं में ए और बी एंटीजन है, इसके सीरम में कौन सा एंटीबॉडी होगा? याद रखेंगे, देखिए जो हमारा ब्लड होता है उसमें एंटीजन और एंटीबॉडी दो टाइप की चीज़ें हो सकती हैं। तो एंटीजन कितने प्रकार का होता है? देखो, ए और बी। सिमिलरली एंटीबॉडी भी दो तरह का, ए एंड बी। सेम एंटीजन एंड सेम एंटीबॉडी नहीं रहता। ठीक, अगर ए एंटीजन है तो ए के साथ कौन रहेगा? बी। ऐसे बी है तो बी के साथ कौन रहेगा? ए। लेकिन सेम सेम नहीं रह सकते। और जहाँ पर दोनों होंगे तो वहाँ पर कोई भी एंटीबॉडी नहीं मिलेगा। अगर ये दोनों नहीं होंगे, मतलब एंटीजन नहीं होंगे, तो एंटीबॉडी मिल जाएंगे दोनों। बात समझ में आ रही? तो इसमें देखो दोनों एंटीजन है तो दोनों एंटीजन है, उस कंडीशन में कोई भी एंटीबॉडी नहीं मिलेगा। अगला देखिएगा, अगला दिया गया नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन करना है हमें। सबसे पहला कह रहा है गुणसूत्र केंद्रिका में स्थित होते हैं। जब हम लोग सेल्स पढ़ रहे थे, सेल्स को एक बार पढ़ लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो गुणसूत्र होते हैं वो केंद्रिका के अंदर होते हैं, बिल्कुल सही बात है। बीज गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं, गलत बात है। एक कोशिकीय जीव श्वसन और जनन करते हैं, ये सही बात है। ठीक है, तो ये दोनों पहली और तीसरी बात सही है। देखिए एक और भी है कोई, हाँ ये चौथा भी है। क्या बोल रहा है? कोशिका झिल्ली का सबसे महत्वपूर्ण कार्य कोशिका में पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करना है, बिल्कुल सही है, मतलब चौथा सही है। देखिए पहला सही था, तीसरा सही है और चौथा सही है। ठीक है, तो ऑप्शन है पहला, तीसरा एंड चौथा, पहला वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 67 होगा आई थिंक, 67 है। चलिए, तो इसमें देखिएगा, कह रहा है स्त्री केसर, पुंकेसर और स्त्री केसर के भाग दिए गए हैं। ठीक, तो इनको इसने मिलाया है, देखते हैं। देखिएगा इसमें ये पुंकेसर के भाग हैं और स्त्री केसर के, कौन सा ये मैच सही है? ठीक है, देखिए पुंकेसर में क्या होता है? परागकोश होता है, बिल्कुल सही है। तंतु होता है, बिल्कुल सही है। स्त्री केसर में अंडाशय, वर्तिकाग्र और वर्तिका पाया जाता है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए ही बिल्कुल ठीक है। परागकोश होता है लेकिन पंखुड़ी नहीं होती है। ठीक है, इसी तरह बाह्य दलपुंज नहीं होता है। ठीक है, परागकोश स्त्री केसर में नहीं होता है। परागकोश इस पुंकेसर के भाग हैं। वर्तिकाग्र इसका पुंकेसर का नहीं है। ठीक, इसी तरीके से वर्तिकाग्र, वर्तिका बाह्य दलपुंज इसका नहीं भाग है। ठीक है, ये वर्तिका इसका भाग ही नहीं अंडाशय इसका पुंकेसर का।
परागकोश इसका भाग नहीं है, इसलिए ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पर देखिए कौन सा ए वाला सही है। ठीक है, अगला है मानव शरीर में क्षुद्रांत, क्षुद्रांत का मतलब छोटी आंत, बृहद आंत की लंबाइयों का अनुपात। तो जो बड़ी आंत होती है और जो छोटी आंत होती है मनुष्य में, इन दोनों आंतों की अनुपात की अगर हम बात करें तो 5:1, 5:1 में छोटी आंत और बड़ी आंत का अनुपात रहता है। अब बड़ी आंत का मतलब ये ना समझिएगा लंबी है, लंबी नहीं है। बड़ी आंत का मतलब उसका क्या है, उसका आकार है, वो मोटी है। ठीक है, और छोटी आंत का मतलब उसका आकार छोटा है लेकिन लंबाई ज़्यादा है। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि मधुमेह नियंत्रित करने का हार्मोन रिलीज करती है। तो याद रखेंगे, अग्नाशय जो होती है वो हार्मोन रिलीज करती है जिससे हमें क्या नहीं होता है, मधुमेह मतलब शुगर की बीमारी नहीं होती है। ठीक है, हाँ। तो अग्नाशय जो होती है वो अंतःस्रावी ग्रंथि के साथ साथ कैसी ग्रंथि है, वो एक बहिर्स्रावी ग्रंथि भी होती है। ठीक है, अग्नाशय के अंदर जो लैंगरहांस की बीटा कोशिकाएं होती हैं, बीटा सेल्स जो होते हैं, वो क्या करते हैं, बीटा सेल्स है ना, बीटा सेल्स जो होते हैं वो इंसुलिन रिलीज करते हैं। ठीक है, याद रखेंगे इंसुलिन। ठीक, तो इंसुलिन जो होता है वो शर्करा नहीं होता, शर्करा मतलब शुगर की बीमारी को नहीं होने देता। हमारे शरीर में जो ग्लूकोज होता है उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में स्टोर कर लेता है, चेंज कर लेता है, तोड़ देता है। ठीक है, हाँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई व्यक्ति गाइटर 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 व्याधि नामक व्याधि से संग्रस्त है, तो इनमें कौन सी ग्रंथि ठीक तरह से काम नहीं। गाइटर का मतलब होता है घेंगा रोग, और घेंगा रोग आप समझ रहे होंगे। गले में बढ़ जाता था लोगों का गला, वो घेंगा रोग होता है। थायराइड ग्रंथि के कारण होता है ये। ठीक है, याद रखेंगे, थायराइड ग्रंथि उसकी सही से काम नहीं कर रही। और थायराइड ग्रंथि क्या रिलीज करती है, आयोडीन हार्मोन। याद रखेंगे, आयोडीन ही एक ऐसा तत्व होता है जो हार्मोन भी होता है, याद रखनी है। अगला देखिएगा, ये आँख का चित्र दिया है और इसे पूछा है ए क्या है, वी क्या है, सी क्या है और डी क्या है। ठीक है, ए किस चीज़ को, ए परितारिका को डिनोट करता है, यहाँ पर परितारिका रहती है। ठीक है, यहाँ पर परितारिका। ठीक, और बी की अगर हम बात करें तो ये पुतली को दर्शा रहा है। ठीक, बी दर्शा रहा है पुतली को। ठीक, और सी की बात करें तो सी लेंस को दिखा रहा है। ठीक, और अगर हम डी की बात कर दें तो डी हमको क्या दिखा रहा है, कॉर्निया। ठीक है, याद रखेंगे, कॉर्निया हमारे शरीर का एक ऐसा अंग होता है जिसमें ब्लड नहीं पाया जाता। ठीक है, रक्त नहीं पाया जाता, याद रखिएगा। कॉर्निया जो है दर्शा रहा है। तो चलिए देखते हैं कि कहाँ पर ये चीज़ दिखाई गई है इसमें। तो डी कॉर्निया को दर्शा रहा है। ठीक है, डी इसमें देखो पहले में नहीं है, डी सेकेंड में है, लेकिन परितारिका को कौन, ए दिखा रहा है, इसलिए ये गलत हो गया, यहाँ से ये गलत हो गया। ठीक, बी परितारिका को नहीं दिखा रहा है। ठीक है, बी सी पुतली को दिखा रहा है ना, पुतली तो इसमें कोई नहीं दिखा रहा है। सी लेंस को दिखाता है। ए परितारिका दिखा रहा है, बी पुतली दिखा रहा है, बिल्कुल सही है। ठीक, सी लेंस दिखा रहा है और डी कॉर्निया, ये बिल्कुल सही है। अगला देखिए, मानव नेत्र की रेटिना पर बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब का प्रभाव कितने समय तक रहता है, बताइएगा जल्दी से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मानव नेत्र पर जो रेटिना पे चित्र बनता है उसका प्रभाव हमारी आंखों में या रेटिना पर 1/16 सेकेंड तक रहता है। और पता है क्यों, क्योंकि इतना ही समय हमको लगता है अपना पलकों को झपकाने में, इसलिए ये जो है इतना समय तक बना रहता है। रेटिना पर जो
रेटिना पर, हमारी रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो उल्टा बनता है, याद रखिएगा, उल्टा बनता है, ठीक, लेकिन हमको सीधा दिखाई देता है, उल्टा और वास्तविक बनता है। अगला देखिएगा, नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन करना है, फिर बताना है कौन सा सही है। प्रोकैरियोटिक में केंद्रक नहीं पाए जाते, बिल्कुल सही है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं को पढ़े थे। एक कोशिकीय जीव में एकल कोशिका सभी कार्य करती है, बिल्कुल सही है। नीले हरे शैवाल प्रोकैरियोटिक के उदाहरण है, ये भी सही बात है। यूरेकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली सहित सुसंगठित केंद्रक नहीं होता, ये गलत है। केंद्रक होता है यूरेकैरियोटिक में। तो पहला, दूसरा, तीसरा है कोई ऑप्शन? सी वाला, ठीक है। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, मानव नेत्र में रेटिना का कार्य कैमरे की किस भाग से मेल खाता है? तो मानव नेत्र में क्या होता है? फिल्म। मानव नेत्र का जो रेटिना है वो फिल्म की तरह कार्य करता है। कैमरे में जो फिल्म होती है उस पर चित्र बन जाता है, इसी तरीके से रेटिना पर भी एक चित्र बन जाता है जो कि वास्तविक और उल्टा होता है, ठीक है। और शटर का काम कौन करता है? शटर का काम करता है भैया जो हमारी पलकें हैं वो, ठीक। अगला देखिएगा, नीचे कुछ जीव दिए गए हैं, ठीक, हाँ दिए गए हैं, ठीक है, फिर इनका अध्ययन करना है, ठीक। आगे देखिए, कुछ जीव दिए गए हैं, ठीक है। हाँ, इसमें से एक चीज़ गायब है, वो लिख लीजिएगा। देखिए, इनमें से हमें बताना कौन से परजीवी जीव हैं, ठीक है, इनमें से कौन से परजीवी जीव हैं वो छांटने हैं। तो जीव की बात कर रहे हैं, खटमल भैया जीव है परजीवी, दूसरे के ऊपर जिंदा रहता है। जोंक परजीवी है, ठीक, जूं परजीवी है, ठीक है, ये परजीवी हैं। जोंक, खटमल और जूं ये परजीवी जीव हैं, ठीक है। बाकी अगर देख रहे हैं, ईस्ट पौधे की श्रेणी में आता है, शैवाल पौधे की श्रेणी में आता है, छत्रक पौधे की श्रेणी में आता है, जीव की बात कर रहा है ये, ठीक है। अगला देखिए, कह रहा है सूची 1 में वैज्ञानिकों के नाम दिए गए हैं, सूची 2 में कुछ रोग दिए गए हैं उनके द्वारा, ठीक। चलिए इस सूची को मिलाना है, मिला लीजिए, चलिए देखते हैं। देखिए, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की अगर हम बात करें तो इन्होंने पेनिसिलिन खोजी थी, ठीक। एडवर्ड जेनर की बात करें तो इन्होंने चेचक के टीके की खोज की। लुइस पास्चर की बात करें तो किडवन की खोज की थी। वीडियो नंबर फर्स्ट देख लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसमें हमने जीवाणु की बात की थी, ठीक है। हाँ, तो उसे पढ़ लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। रॉबर्ट कोच की अगर हम बात करें तो रॉबर्ट कोच ने क्या किया था, इन्होंने एंथ्रेक्स के जीवाणु की खोज की थी, ठीक। तो ये हो गए हमारे सभी, मिल गए, ठीक है। अब देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक। चलिए, मिल गए, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं उसके हिसाब से मैच कर लेंगे। अगला देखिए, अमीबा में पादाब किसमें सहायता करते हैं, ठीक। तो अमीबा में जो पादाब पाए जाते हैं, ठीक, उसके द्वारा क्या करता है, देखो पहले ऑप्शन बोला केवल गति देने में, गति और भोजन को पकड़ने में, ठीक, केवल भोजन के बहस कराने में, केवल भोजन पकड़ने में, ठीक। तो भैया अमीबा जो होता है, अमीबा में जो पादाब होते हैं वो दोनों काम करता है, गति भी देता है और भोजन को पकड़ने का काम भी करता है, ठीक। मतलब अमीबा इस टाइप से रहता है, ऐसे करके इस टाइप से ऐसे बना रहता है ऐसे, तो ये जो होते हैं ये पादाब कहते हैं। जैसे ही कोई आता है तो वो क्या करता है, धीरे धीरे उसको कवर कर लेता है, ऐसे बढ़ जाता है, वो यहाँ पर आ जाता है, धीरे धीरे अंदर आ जाता है वही चीज़, ठीक, और अंदर आके उससे न्यूट्रिशन लेकर फिर उसको बाहर निकाल देता है, ठीक, अमीबा। अगला देखिएगा, ABCD इसमें दिया है, ठीक, ये क्या क्या चीज़ दर्शा रहा है, ठीक। चलो देखिएगा, इसमें जो ए है वो क्या दिखा रहा है, कोशिका झिल्ली, ठीक है, झिल्ली को दर्शा रहा है। कोशिका भित्ति तो होती नहीं भैया इसमें। वी जो है वो रिक्तिका दिखा रहा है, रिक्तिका होती है ना, रिक्तिका की बात करी थी। सी जो है वो केंद्रक, केंद्रक को दिखा रहा है, ठीक। और डी की अगर बात करें तो कोशिका द्रव,
ये क्या दिखा रहा है, कोशिका द्रव को दर्शाता है। ठीक, इतनी चीज़ें दर्शाई गई हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, कह रहा है क्षुद्र आंत्र। क्षुद्र आंत्र जो होती है छोटी आंत्र, उसमें दीर्घ रोम रसांकुर के संदर्भ में कौन से कथन का अध्ययन कीजिए। इन कथनों का अध्ययन करना है। ये उंगली की तरह समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं जिनकी संख्या हजारों में होती है। ठीक है, हमारी जो छोटी आंत होती है उस पर हमारे जो उंगली में ऊपर के साइड में इस तरीके से जो बने रहते हैं, ठीक, उन पर भी ऐसे ही कुछ संरचनाएं बनी रहती हैं। इनकी भित्ति बहुत पतली होती है, बिल्कुल सही बात है। ठीक, उसके बाद देखिए इनकी सतह के निकट सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल होता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। अगला देखिएगा चौथा वाला, चौथे में इनमें महीन छिद्र होते हैं जो भोजन को आसानी से गुजरने देते हैं। ये बिल्कुल गलत बात है, मतलब ऊपर के तीनों सही हैं, चौथा गलत है। चलिए अब हम देखते हैं इसके ऑप्शन, और इसमें ऊपर के 3 सही हैं, चौथा गलत है, तो इसके हिसाब से जो हमारा आंसर होगा वो फर्स्ट वाला हो जाएगा। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन देखिएगा। अगला आखिरी क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रकाश के संश्लेषण के संदर्भ में सत्य है। ठीक है, तो प्रकाश की प्रक्रिया में रासायनिक ऊर्जा परिवर्तित होती है। इस प्रक्रिया में सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है, बिल्कुल सही बात है, सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। फिर कह रहा है प्रकाश संश्लेषण में CO2 तथा H2O का उपयोग होता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। ठीक, दोनों सही बातें हैं, आगे भी है कुछ नहीं, तो इसमें फिर ऑप्शन होगा पहला सही है दूसरा गलत, इस टाइप से होगा। ठीक है, फिलहाल ये दोनों ही ऑप्शन इसमें ठीक है। ठीक, दोनों ही ऑप्शन सही है इसके। ठीक, तो ये थे 40 क्वेश्चन जो आज हमने डिस्कस किए हैं और CTET के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए इस वीडियो को अपने सभी साथियों तक शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।